नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दरअसल यदि विपक्ष के एक बड़े चेहरे के तौर पे राहुल गांधी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और सत्ता को चुनौती दे रहे थे और तीखी आलोचना कर रहे थे। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के वजह से उनकी सदस्यता चली गई। तो आखिर आज के डेट में यदि देखें तो विपक्ष का चेहरा कौन है? विपक्ष में आज के डेट में आज यदि चुनाव हो जाए तो वो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पीएम कैंडिडेट के तौर पे अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं? आज इसका हम मूल्यांकन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसकी आधार क्या हो सकती है। दरअसल दोस्तों कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता जो है वो हिंदी हार्टलैंड से होकर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बेसिक सा मतलब है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र ये 3-4 राज्य पे जिसकी पकड़ अच्छी हो जाए, लोकसभा चुनाव में जिसको इन 4 राज्यों में अच्छी खासी पकड़ हो, अच्छी खासी सीट वो जीत ले, तो आम तौर पे माना जाता है कि दिल्ली पे उस पार्टी की कब्जा निश्चित तौर पे होगी। इसका क्या मतलब हुआ? जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि अभी राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अखिलेश यादव हो, ममता दीदी हों या केजरीवाल हो, ये सब लोग त्वरित एक्शन लिए और सत्ता पे हमलावर हैं। क्या इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या इन लोगों के मन में इस तरह की मंशा है कि आखिर वो एट द एंड पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं? आज के डेट में राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वो अब संसद सदस्य नहीं हैं, अगले 6 वर्ष तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो उनके पास तो ये अब मौका है नहीं कि वो एज ए पीएम कैंडिडेट अपनी दावेदारी पेश कर सके विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में। तो क्या राहुल गांधी के विकल्प के रूप में अखिलेश यादव खुद को अपने आप को वहाँ देखते हैं, या केजरीवाल अपने आप को वहाँ देखते हैं, या फिर ममता दीदी जो वर्षों से कांग्रेस से तकरार रखती थी, आज वो कांग्रेस के संसद के डिस्क्वालिफिकेशन पे जो बोल रही है, क्या उनके मन में इस तरह की मंशा पल रही है कि राहुल गांधी अब उनके रास्ते का रोड़ा नहीं है, तो वह पीएम कैंडिडेट के तौर पे कांग्रेस से भी समर्थन ले सकती है? सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। इतना ज़्यादा लोकसभा सीट किसी भी स्टेट में नहीं है। 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। इसमें बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 80 में से 62 लोकसभा सीटों पे जीत दर्ज की। तो सामान्य तौर पे ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश आज के डेट में बीजेपी का गढ़ है। उत्तर प्रदेश और गुजरात यहाँ बीजेपी को आमतौर पर कोई टक्कर नहीं दे सकती है, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत दर्ज की है। हालांकि वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष एक मजबूत विपक्ष के विकल्प के तौर पे वो सामने उभर के आए हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में मजबूत है। उसका गढ़ वहाँ पे अच्छा है। योगी सरकार के नेतृत्व में बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है। बावजूद इसके अखिलेश यादव वहाँ के एक बड़े चेहरे के तौर पे आज भी याद किए जाते हैं। दूसरा स्टेट जहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। उस समय बीजेपी एनडीए के घटक दल शिवसेना के साथ चुनाव में थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम सब ने देखा कि बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बीजेपी शिवसेना गुट को बीजेपी के साथ मिला करके वहाँ सरकार चला रही है। तो इस प्रकार वहाँ महाराष्ट्र में तो बीजेपी की हालिया स्थिति कोई खास ठीक नहीं है, क्योंकि शिवसेना को जिस तरह से बीजेपी ने तोड़ा और इसमें राजनीतिक चाल चली गई ईडी सीबीआई के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, वहाँ एक नई सरकार और एक नए गुट का गठन किया गया। ये प्रतिक्रिया का दंश झेलना पड़ सकता है बीजेपी को महाराष्ट्र में। तीसरा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है वह है पश्चिम बंगाल। वहाँ अप्रॉक्स 43 लोकसभा सीट है, जिसमें से मैक्सिमम सीट 2019 में बीजेपी तो जीत ली थी, लेकिन बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जो टीएमसी दल की मुख्यमंत्री हैं, वहाँ उनका पकड़ मजबूत है। अभी हालिया रिसेंट घटनाक्रम है कि कुछ दिन पहले वहाँ पे विधानसभा चुनाव हुई थी। उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, नेता, पीएम जेपी नड्डा सहित बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रचार किए, बावजूद इसके वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाए। तो पश्चिम बंगाल ममता दीदी की गढ़ है, 43 सीट वहाँ पे है। हालांकि 2014 और 2019 में वहाँ से ज़्यादातर सीट बीजेपी जीत के आई है, लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का अच्छा खासा पकड़ है अपने वोटरों पे। चौथा राज्य बिहार है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जिसमें 2019 में एनडीए में घटक दल के रूप में बीजेपी और जब जदयू थी, तो 40 में से 39 सीट एनडीए को मिली थी।
आज ये संयोग तो हो नहीं सकता है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो इत्तेफाक से उन्हें 39 सीट मिली दोनों दलों को मिला करके, लेकिन आज के डेट में बीजेपी के जनाधार कोई खास नहीं है। अभी जदयू और राजद की सरकार है, तो इस वजह से बीजेपी को यहाँ मात खानी पड़ सकती है। यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को ले लें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 7 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती थी। अरविंद केजरीवाल वहाँ ऑब्वियसली विधानसभा चुनाव में हैं और 2 बार उन्होंने अप्रत्याशित जीत दर्ज की है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है। 7 में से 7 सुपड़ा साफ कर दिया। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि दिल्ली की जनता लोकल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए आम आदमी पार्टी को चुनती है, लेकिन केंद्र के तौर पे वो बीजेपी को वोट देती है। जहाँ तक गुजरात का सवाल है और मध्य प्रदेश का सवाल है, तो इसमें ऑब्वियसली 30 के अप्रॉक्स लोकसभा सीट है और इसमें बीजेपी की जनाधार अच्छा है, वहाँ उसका सोशल बेस भी है और वहाँ उसका कैडर भी मजबूत है। तो इस वजह से वहाँ ज़्यादातर संभावना है कि बीजेपी को अच्छी खासी सीट आए। लेकिन तेलंगाना और तमिलनाडु, ये 2 प्रदेश जो है जहाँ से अच्छा नरेंद्र मोदी सरकार को अच्छा झटका लगा था 2019 के चुनाव में। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने 37 सीटें जीती थी 39 सीट में से। तो इस प्रकार से वहाँ जो स्टालिन की सरकार है, उन्होंने 39 में से 37 सीटें जीत के एक अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी। और इसी तरह तेलंगाना में केसीआर ने भी अच्छी जीत दर्ज की थी। हालिया रिसेंट घटनाक्रम जो है, केसीआर के जन्मदिन के पार्टी पे बहुत सारे विपक्ष के नेता जो क्षेत्रीय दल के नेता हैं, उन सब ने वहाँ पे इकट्ठा हुआ था और एक तीसरे मोर्चे के रूप में संगठित होने का विकल्प और संकल्प लिया था। वो किस हद तक सफल हो पाएगी ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 3-4 चेहरे अभी सामने आ रहे हैं जो एज ए पीएम कैंडिडेट के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। एक अखिलेश यादव हैं, दूसरा ममता दीदी हैं, उसके बाद आपको अरविंद केजरीवाल हैं। और ये क्यों अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसका बेसिक सा मतलब है कि अखिलेश यादव जिस प्रदेश से आते हैं, जिस प्रदेश को वो रिप्रेजेंटेट करते हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रदेश है, 80 लोकसभा सीट है। और यदि उन्हें कम भी सीट मिलती है तो 20-22 भी यदि सीट मिलती है तो औरों से वो आगे निकल रहे होंगे। दूसरी यदि ममता दीदी की बात करें तो ममता दीदी वैसे उनका 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कोई खास अच्छा रहा नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जिस प्रकार से पकड़ है, तो वो कहा जा सकता है कि वो एक स्टेट की पूरी तरह से अपने कमांड में रखी हुई है, तो वो अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। दूसरा है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के सत्ता पर लगातार 2012-13 से कायम है और हाल के दिनों में पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में अपनी पार्टी की सरकार बनाई है। तो 2 प्रदेश उनके पास हैं, लेकिन सीट कोई खास उनके पास नहीं है। बाकी वो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भी आम आदमी पार्टी को स्थापित करने में संभवतः सफल हो पाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार इस रेस में संभवतः कहीं नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री कैंडिडेट होने के लिए सिर्फ हवाबाजी नहीं चलती है, उसके लिए जनाधार होना चाहिए। और जनाधार का बेसिक सा मतलब है कि अभी जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियां में नीतीश कुमार कहीं से भी 20 सीट भी लाने में सक्षम नज़र नहीं आ रहे हैं। यदि जदयू का और राजद का गठबंधन है तो वो 40 में से संभवतः 30 सीट जीत के लेके चला है, लेकिन उससे ज़्यादा यदि अखिलेश यादव सीट जीत करके आते हैं, ममता दीदी सीट जीत करके आती है, या फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में जो उनकी सरकार है उससे वो जीत करके आते हैं, या फिर तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटका से चीज़ें होकर के आती है, वहाँ के जो लोकल नेता स्टालिन हैं, केसीआर हैं, वो जीत के आते हैं, या फिर जिस तरीके से शिवसेना को महाराष्ट्र में तोड़ करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनाई गई और जिस प्रकार वहाँ के लोगों के मन में बीजेपी के प्रति आक्रोश है, वो आक्रोश यदि एक वोट बैंक के रूप में बदल जाए तो फिर वहाँ भी शिवसेना को अच्छी खासी सीट मिल सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। तो देखना होगा आगे किस प्रकार की चीज़ें सामने आती है और आम पब्लिक का रिस्पांस किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के बीच रहती है। इस तरह से रिसेंट घटनाक्रम पे डेली न्यूज़ पाने के लिए और एनालिसिस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू।